देखिए जैसे हाफ वे में जब हमने पता की, फुल वे में जब हमने पता की थी एवरेज वैल्यू करंट की, तो वहां पे देखे थे कि क्या होती है करंट की एवरेज वैल्यू फुल वे में जीरो आ जाती है, ठीक है। तो जीरो वैल्यू एवरेज आती है वहां पे, तो हाफ साइकिल में फिर पता किया गया कि हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी आती है। तो हाफ साइकिल में सेम फंक्शन पे काम करना है एवरेज निकालने के लिए, आपको सेम तरीके से वर्क भी करना है। ये आपका हाफ साइकिल हो गया, इसी साइकिल में देखना है कितनी वैल्यू आती है आपकी करंट की। ठीक है, करंट की एवरेज वैल्यू कितनी आएगी। कुछ नहीं करना है, जैसे फंक्शन को आपको बताया गया है, किसी फंक्शन का एवरेज निकालने का हमारा जो मैथ का फॉर्मूला आप यूज करते हैं, टोटल का क्या करते हैं, सम कर देते हैं और फिर जितनी वैल्यू होती है उससे डिवाइड कर देते हैं। सेम यहाँ पे करना है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे टोटल की जगह क्या आ जाएगा आपका, कि ये वेव आ जाएगी, जो वेव ये जा रही है ये वेव आ जाएगी। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, करंट को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन कर देंगे करंट का। वेव फॉर्म का अगर एवरेज निकालना होता है तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे करंट का। फिर किस अमाउंट के लिए, किस अमाउंट की हम बात कर रहे हैं, हम जीरो टाइम से लेके टी टाइम तक की बात करें, मतलब कि ये हमारा टोटल समय हो गया। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहा था यहाँ पे, तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवीजन में कर देंगे dt टाइम के साथ, ठीक है। कितना टाइम हो लगा होगा, जितना टोटल टाइम है वो, और पूरा एक वेव, जो एक वेव आपका गया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वो ये आपका निकल गया एवरेज। एवरेज का ये फॉर्मूला आपका हो गया। जब भी आप यूज करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, कोई भी वेव फॉर्म यूज करेंगे, उस वेव फॉर्म में उस फंक्शन का एवरेज निकालने के लिए उस पर्टिकुलर वेव फॉर्म को इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ये हो गया आपका, ये फंक्शन जो आपका है ये टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया। और टोटल कितने समय तक लेंगे, ये टोटल कितना टाइम ले रहा है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो आपको एवरेज मिल जाएगी। जो एवरेज का आपका फॉर्मूला होता है मैथ का, वही फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख दिया गया है। ठीक है, करना आपको यहाँ पे अब कुछ नहीं पड़ता है, सीधे आपको क्या है, इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर लीजिए। कहाँ से कहाँ तक करेंगे आप, जीरो से t/2 तक, t/2 टाइम तक, क्योंकि हम हाफ वेव ले रहे हैं तो ये हमारे लिए यही हुआ, इतना ही पीरियड हुआ जिसमें हमको फंक्शन को देखना है। तो हो गया आपका, मिनिमम वैल्यू आपकी जीरो हो गई, मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो गई, t/2 हो गई। तो यही वहां पे वही फंक्शन में लिमिटिंग वैल्यू लिख देंगे इंटीग्रेशन की, जीरो से t/2। जो फंक्शन आपका है ये करंट का इक्वेशन जो है वो लिख देंगे, और नीचे टाइम का इंटीग्रेशन कर देंगे। सेम फंक्शन को अप्लाई करते जाना है, इंटीग्रेशन लगाते चले जाना है आपको। फिर जीरो से t/2 में इंटीग्रेशन लगाएंगे, आप जब साइन का आप करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी, और जो भी फंक्शन आपका t के साथ लगा होता है उस फंक्शन को क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, उस फंक्शन को हम उसी फंक्शन से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ तक हो गया आपका, इस जगह तक भी पूरी चीजें आपको सब समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे वन ले लेंगे, तो अगर हम वहां पे कांस्टेंट लेंगे तो उसका इंटीग्रेशन खाली टी होगा, जो भी फंक्शन होता है उसको इंटीग्रेट कर दे, जीरो से t/2 वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिएगा। कितना किसका वैल्यू होता है जानते ही होंगे आप लोग। यहाँ पे रखेंगे कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस जीरो हो जाता है -1, ठीक है, कॉस जीरो 1 होता है तो यहाँ माइनस लगा है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन में क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को जो आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2, आई इक्वल्स टू आई एम -2 बाई ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये है आपका कॉमन वगैरह बाहर ले आएंगे, तो ये माइनस आपस में जुड़ के प्लस हो जाएंगे, 2i/2 हो जाएगा। तो एवरेज वैल्यू आपको हाफ साइकिल में कितनी मिलेगी, एवरेज वैल्यू आपको हाफ साइकिल में मैक्सिमम करंट, उस साइकिल की मैक्सिमम करंट का दुगना मिलती है, ठीक है, उस साइकिल की मैक्सिमम करंट का दुगना मिलती है आपको एवरेज वैल्यू। ठीक है, उसको हम क्या कर देते हैं, पाई से डिवाइड कर देते हैं, मतलब कि जो हमारा जो हमारी फंक्शन निकल निकल के चल रही है, t/2 चल रहे थे, अगर हम पाई के टर्म्स में करेंगे तो पाई/2 चलेगी, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं पाई से, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है। अगर इस पाई को ना कंसीडर किया जाए तो आप देखेंगे कि आई एवरेज जो होती है हमारी हाफ साइकिल में, वो करंट की मैक्सिमम करंट की दुगनी होती है। एवरेज जितना मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे दुगना हमको आई एवरेज मिल जाएगा, उसका मतलब कि एवरेज वैल्यू हमको उसकी हाफ साइकिल में दुगनी मिलेगी। ठीक है, तो अगर करंट की बात होगी, इसी तरह वोल्टेज की बात कर देंगे तो वोल्टेज का भी वही चीज होगा आपका। वोल्टेज भी आपकी क्या होगी, एवरेज वोल्टेज आपकी क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज की दुगनी होगी। पाई से डिवाइड कर देते, पाई से डिवाइड हम करते हैं क्योंकि फंक्शन हमारा t/2 टाइम पे चल रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपका हो गया।
आई एवरेज की बात हो गई हाफ साइकिल में। तो हमको एवरेज वैल्यू किस में प्राप्त होती है, हाफ साइकिल में प्राप्त होती है, और कितनी होती है, मैक्सिमम करंट की दुगनी होती है। मैक्सिमम करंट की दुगनी होती है और एवरेज वैल्यू हमारी, और वोल्टेज भी यही चीज होता है, वो भी हमको हाफ साइकिल में प्राप्त होता है और एवरेज वैल्यू का दुगना होता है। अगर हम फुल साइकिल की बात दोनों के लिए करेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगी, दोनों ही आपकी जीरो हो जाएंगी अगर हम फुल साइकिल की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको आई एवरेज पता चल गया है, क्या एवरेज क्या होती है आपकी। इस बात आ जाते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के पास। जैसे कि हम आपको पहले ही बताए थे कि हमारी करंट जो होती है, हमारे पास जो वैल्यू पहुंचती है वो आरएमएस वैल्यू पहुंचती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पहुंचती है हमारे पास। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू निकालने के बाद हमको आई आर एम एस वैल्यू निकालनी पड़ती है, कि ऐसी वैल्यू जो हमारे सारे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पे ली गई वैल्यू को हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, एवरेज जैसे कि आप देखिए यहाँ पे आपने एवरेज देखी कि एक हाफ साइकिल की, ये एक हाफ साइकिल हुई जो आपकी, इसमें कितनी करंट की वैल्यू हुई हाफ साइकिल। अगर इसी पूरे हाफ साइकिल में ही हम किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे पता करना चाहे कि इस एरिया पे क्या वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहलाती है। ठीक है, इंसिडेंट टाइम पे किसे हम एक स्ट्रिप पे पता करना चाह रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको कि ये हाफ वेव है आपकी, इस हाफ वेव के अंदर एक पर्टिकुलर स्टिक है, इस पर्टिकुलर समय पे इस पर्टिकुलर टाइम पर और उस एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, वो आईआरएमएस वैल्यू आपकी होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो कुछ होता नहीं है इसमें, सीधे फंक्शन होता है आपका आईआरएमएस बराबर, जैसे कि बताया जा रहा है इसके नाम से, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको जस्ट फंक्शन को उल्टा करके समझना है। आईआरएमएस के लिए आप पहले क्या करेंगे, उसी फंक्शन का मतलब कि करंट का ही आप पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसका मीन निकाल लीजिए और फिर उसको रूट कर दीजिए। उल्टा आपको चलना है, ऑर्डरिंग आपका उल्टा है। तो हमने क्या किया, करंट को सबसे पहले स्क्वायर कर दिया, उसके बाद मीन का ये सिंबल है, मतलब कि हम उसका अगर एवरेज लेना है तो उसका ये सिंबल है, मीन मतलब एवरेज। तो ये सिंबल इस तरह से डिनोट किया गया है, तो ये उसका एवरेज ले लिया गया और उसके बाद हमने उसी फंक्शन का रूट ले लिया। तो ये फंक्शन आपको करना है, इसमें सारी चीजें आपको पता है। हम्म, जैसे आप देखिएगा कि जो आपकी वैल्यू है, आप करंट की जो आपकी वैल्यू आपकी होती है, जो आपका इक्वेशन होता है करंट का, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी होता है, उसी फंक्शन का सिंपल स्क्वायर किया है, स्क्वायर कर दीजिए उस फंक्शन को, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा आई स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। हम्म, उसी बात उसके बाद जो आप अभी जान रहे हैं कि हमको क्या करना है, मीन लेना, मतलब कि एवरेज लेना है। तो एवरेज को आपको पता है कैसे लिया जाता है, हम किसी भी अगर किसी भी इक्वेशन फॉर्म में फंक्शन है उसका एवरेज लेने के लिए हम पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, की कितना टाइम दे जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे हमने देख लिया जीरो से टी टाइम के लिए हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फंक्शन को जीरो से टी ले लिया, इसी फंक्शन को जीरो से टी ले लिया, लिमिटिंग वैल्यू जीरो से टी ले लिया आपकी, और यहाँ पे रूट का ये जो रूट लगा हुआ है उसको 1/2 से डिनोट कर दिया गया है। इतना फंक्शन हो गया आपका, बस उस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, सिंपल आपको इंटीग्रेशन आप जैसे अप्लाई करते हैं वैसे आप अप्लाई कर देंगे। हम्म, ठीक है, जैसे आप इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन लगाते हैं वैसे करना है, आपको अप्लाई कर देना है। सारी फंक्शन को आप देख ली, इसके बाद देखिए एक चीज है कि इंटीग्रेशन लगाने के लिए आपको ये वैल्यू आपको चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू टी। इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉस। कॉस के टर्म में देखिए कहीं भी स्क्वायर नहीं लगा हुआ है, तो फंक्शन को हमको स्क्वायर से हटाना था, इस फंक्शन का वैल्यू हमको निकालना थी। वन माइनस कॉस टू टी बाई टू, ये आपका हो गया फंक्शन, इसको उठा के आप रख देंगे किसकी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे। ठीक है, आई स्क्वायर और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टी आ जाएगा, तो आई स्क्वायर टी जो है ये आप बाहर निकालिए, जीरो से टी चले जाइए, और ये पूरी फंक्शन को आप यहाँ से रख देंगे, वन माइनस कॉस टू टी बाई टू। ठीक है, इंटीग्रेशन के जीरो से टी लगा दीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, सिंपल है, यहाँ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का टी हो गया, कॉस थीटा का आप जानते हैं कि साइन थीटा होता है, साइन थीटा इसका होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा, और यहाँ पे टू टू ओमेगा बाई टी उसी तरह रहेगा, और जो टी के साथ फंक्शन रहेगा उससे हम डिवाइड कर देते हैं, उससे यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया है, माइनस इस वाले पूरे फंक्शन को करेंगे तो इसकी वैल्यू जीरो आपके आ जाएगी, रखेंगे जब, और जब इसको रखी जाएगी ये वैल्यू को, तो ये जीरो हो जाएगी, फिर यहाँ पे इसको रखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। एक बार टी को रख लेना है इसी फंक्शन में, और एक बार आपको किसको रख लेना है, जीरो को रख लेना है। जैसे कि
आपका वैल्यू आएगा 1 माइनस साइन साइन 2 ओमेगा पी। ठीक है, ये वैल्यू आएगी बाई 2 ओमेगा, ये आएगी। अब इस टी की जगह पे आपको एक बार कैपिटल टी रख देना है और एक बार जीरो रख देना है। माइनस के साथ होता है तो आपको ये चीज पता होगी। इतनी चीजें रख लेनी है आपको, इंटीग्रेशन के दौरान देख लीजिएगा। ये सारी वैल्यू जब आप रख देंगे तो कट कट के जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, कट फुट के ये सारी वैल्यू निकल के आएगी आई आर एम एस टू आई एम बाई रूट टू। तो मतलब का आपका ये हो गया, जो हमारा जो हम वेव यूज करते हैं, जो हम करंट यूज कर रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम करंट की बाई रूट टू टाइम्स होगी। मैक्सिमम करंट जितनी भी होगी उसका अगर रूट टू टाइम्स ले रहे हैं डिवीजन करके, तो वो हमको वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू उस किसकी मिल जाएगी? उस सर्किट में फ्लो होने वाले करंट की मिल जाएगी। तो यही आपकी होती है आईआरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यही हमारे तक पहुंचती है। तो आपका तीन वैल्यू जो करंट की आपको जाननी थी वो आपको पता चल गई। एक आपको पता जो चला है वो आपका है क्या? वो आपका है करंट की स्टैंडर्ड करंट इक्वेशन है, स्टैंडर्ड वोल्टेज इक्वेशन है। फिर उस करंट की एवरेज वैल्यू है फुल साइकिल में, फिर उसी करंट की एवरेज वैल्यू है हाफ साइकिल में, फिर उसी करंट का आईआरएमएस वैल्यू है एक फुल साइकिल में। ठीक है, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक फुल साइकिल में लिया गया है। तो आरएमएस वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? मैक्सिमम करंट की रूट, मैक्सिमम करंट जितना होगा उसका बाई बाई रूट टू टाइम्स होगी। जितनी करंट आपके आएगी उसको रूट टू से आप डिवीजन दे दीजिए, उतनी करंट आपको आईआरएमएस वैल्यू आएगी। तो ये क्वेश्चन आपका उसमें पोस्ट पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इस करंट को आपको क्या करना है? इस करंट को आपको, ये फंक्शन आपको यहाँ तक खत्म हो गया, तीन ही वैल्यू करंट की होती है, तीन निकल गई है। अब इसके प्रिंसिपल है, कहाँ कहाँ यूज हो, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हम इसको, तो उस प्रिंसिपल को देख लेते हैं। हम्म, उस प्रिंसिपल को यहाँ पे देख लेते हैं। हम्म, देखिए कुछ नहीं होता है, किसी भी वायर में से अगर आप करंट बढ़ाते हैं, ये वायर है मगर यहाँ पे मेरा वायर नहीं लिया, ये रजिस्टर लिया और रजिस्टर में से करंट का हम फ्लो करा रहे हैं। तो आपको हम पहले ही बताएं, किसी भी रजिस्टर से, किसी भी सर्किट से अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो हमको तीन चार तरीके की चीजें मिलती हैं। वहां पे हमको लॉस मिलता है, उस लॉस को हम आई स्क्वायर आर के टर्म्स में लिखते हैं, जिसको हम एनर्जी डिसिपेटेड भी लिखते हैं। ठीक है, एनर्जी डिसिपेटेड मतलब कितनी एनर्जी खर्च हुई, इसको वहां पे लिखते हैं। तो इसको हम E इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, इसी को हम पावर भी बोल सकते हैं और इसी को हम कॉपर लॉस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कई नाम से जाना जाता है इसको, जूल लॉस भी हम इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो इसको करना कुछ नहीं है, आपका क्या बताना है आपको, यहाँ तक आप जान गए कि किसी भी रजिस्टर में से आप करंट फ्लो करेंगे या किसी भी वायर में से आप करंट फ्लो करेंगे, तो जाहिर सी बात है वो एनर्जी का लॉस लेगा। अब उसको हम कितने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हमको देखना है। तो एनर्जी कितनी यहाँ पे खर्च हो रही है, कितनी खर्च होगी हमको वो पता कर लेना है, कितनी खर्च होगी। तो सीधी सी बात है कि आपकी ई इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये एनर्जी वहां पे काम कर रही थी। अब हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए अगर काम कर रहे हैं तो हम इसी फंक्शन का बस इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, इसी फंक्शन को उठाइए और इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसको करेंगे भाई? हमारे पास वेरिएबल चीज क्या है? करंट है, तो करंट को हम वेरी करके करेंगे काम। तो ये हमको यहाँ पे मिल गया डीई इक्वल टू आर इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर डी टी। ये आपका पहला फंक्शन बन गया। अगर हमको किसी भी सर्किट से एक वेरिएबल करंट, जो एक इक्वेशन के फॉर्म में आपकी वेव जा रही है करंट की, उस करंट में हमको एनर्जी का पता अगर करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो उसमें से करंट फ्लोवेंस अगर होगा तो वहां पे लॉसेस जरूर होगा। वहां पे लॉस होगा और कितना लॉस होगा? आई स्क्वायर आर का लॉस होगा। उसी आई स्क्वायर लॉस को हम बहुत से टर्म्स में बोलते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं एनर्जी डिसिपेट, मतलब कितनी एनर्जी खर्च हुई। इसके अलावा हम उसको बोलते हैं कि कितना लॉस हुआ, कितना उस वायर, क्योंकि वायर हमारी कॉपर की है तो हम इसको बोलते हैं कॉस्ट कॉपर में कितना लॉस हो, कॉपर लॉस भी हम उसको बोल देते हैं। पावर ही बोल रहे हैं, कितनी एनर्जी का कंज्यूमेशन पावर के टर्म्स में हुआ। तो ठीक है, तो इस तरीके से हम कई टर्म्स में उसको बोल देते हैं। अब क्योंकि हमारे पास करंट जो है वो क्या है, एक वेव फॉर्म में है, साइन के टर्म्स में है, तो वेरिएबल है, तो हम टाइम के रिस्पेक्ट में उसको इनको इंटीग्रेट कर दें तो हमको एनर्जी वहां की पता चल जाएगी। अब यहाँ पे हमको ये देखना है। हम्म, यहाँ पे हमको ये देखना है। हम्म, ठीक है, अब हमको रिलेशन देखना है, किसमें किसमें रिलेशन देखना है हमको?
एनर्जी में और आईआरएमएस वैल्यू, मतलब रूट मीन स्क्वायर करंट की जो वैल्यू है उसमें रिलेशन क्या निकलेगा हमको ये देखना है। तो कुछ नहीं करना है हमको, हमको इतना ये पता है कि हमारे पास ये फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ डी इक्वल टू आर आई स्क्वायर डी टी, और हम जानते हैं कि आई आर एम एस की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है आपके आई आर स्क्वायर आई आर एम एस की स्क्वायर एवरेज और रूट, ये वैल्यू आपकी आईआरएमएस को। कुछ नहीं करना आपको, आपको क्या करना है यहाँ पे जब आप इसको एवरेज लेते हैं, इसका एवरेज जब लेते हैं तो इस तरीके से आप फंक्शन को लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। हम आपको भी बताएं किसी भी फंक्शन का एवरेज जब आप लेंगे, किसी भी फंक्शन का एवरेज लेंगे आप, अगर वो वेव के फॉर्म में मतलब साइन के टर्म्स में कोई इक्वेशन बना रहा है तो इस तरीके से उसका एवरेज निकालते हैं, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, और हम टाइम से ही टाइम को इंटीग्रेट कर देते हैं dt से, ठीक है। इंटीग्रेशन कर लिए, एवरेज निकाल लिए, यहाँ पे रूट है, रूट हटाने के लिए हम दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने से क्या होगा आपका, इधर वाला फंक्शन आपका स्क्वायर हो जाएगा और इधर का रूट हट जाएगा। तो ये पहला जो काम करना है आपको ये करना है। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, यहाँ से आप निकाल लेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालेंगे, आई स्क्वायर की, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी टी, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये आ जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो फंक्शन आ जाता है आपका, जो फंक्शन है तो यहाँ पे टी फंक्शन है तो यहाँ पे टी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने टी लिख दिया। अब क्या करेंगे आप इसको, हम्म अब यही वैल्यू जो आपकी है आई स्क्वायर डी टी, ये वैल्यू जो आपकी है ना, अब यही आपको क्या कर देनी है, यही आपको उठा के इस जगह पे रख देनी है, यहाँ पे जाके रख देनी है। अगर इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको कितना मिल जाता है, इसका करेंगे तो ई मिलेगा, इसका करेंगे तो ई मिलेगा, और ये बराबर आपके हो जाएगा आर के, ये बराबर किसके हो जाएगा, आर के, और इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी टी की जो वैल्यू आपकी है आप वो रख देंगे, कितनी वैल्यू आपकी निकली थी, ये वैल्यू आपकी निकली थी, यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो फंक्शन आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ई इक्वस टू आपका हो गया आर आई आर एम एस, ठीक है, इंटू टी, ठीक है, ये आपका फंक्शन हो गया। हम्म तो यहाँ तक आपकी ये वैल्यू निकल गई। अब इसी चीज को, एनर्जी को हम आपको बताइए पावर के टर्म में भी लिख सकते हैं, तो पी एवरेज आपको आई स्क्वायर आर मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम टी की बात हटा दें, टाइम को हम वन इंडिकेट कर देते हैं तो हमको पी एवरेज आई स्क्वायर आर मिल जाता है। तो यहाँ से रिलेशनशिप आपको पता चल गई है, किससे किसके बीच में पता चल गई है, रेजिस्टेंस के बीच में, आईआरएमएस के बीच में, और आपको पता चल गया है ये, व्हाट्सएप पे खोल के चले गए थे। तो यहाँ पे रिलेशन जो आपको मिला है वो आपको मिला है आई आर एम एस का इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, रजिस्टर एंड टाइम, ठीक है। फिर एक रिलेशन आपको मिला है पावर का, आई स्क्वायर आर के टर्म्स में, ठीक है। दो चीजें आपको मिल गई, तो यहाँ पे आपको पता चला है कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है आपकी, उसमें अगर हम रजिस्टर की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम से किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखते हैं तो वहां पे हमको क्या मिलती है, एनर्जी जो आपकी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, मल्टीप्लाई ऑफ रेजिस्टेंस ऑन करंट के, जो आर आई का करंट होता है, आर मल्टीप्लाई बाई आई होता है, उसकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, ठीक है। यहाँ से एनर्जी मिल गई हमको, पावर भी हमको मिल गया। अब हम एक चीज लिखेंगे फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर देख लीजिए क्या है, ये क्या होता है, ये एक तरीके का कांस्टेंट क्वांटिटी है जो किसी भी डिवाइस में ये बताता है कि उसकी में उसमें फ्लो होने वाला जो आपका करंट है, जो रूट में स्क्वायर करंट और एवरेज करंट जो है उसका रेशियो एक फैक्टर के थ्रू बताया कि उन दोनों का रेशियो ऐसा आना चाहिए कि हमारा डिवाइस जो है वो पर्टिकुलर एक फैक्टर पे काम कर सके, बहुत हाई बहुत लो उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे हम फॉर्म फैक्टर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको लिखा भी है, इट इज द रेशियो ऑफ द आरएमएस वैल्यू और आई एवरेज वैल्यू। यू विल चेंज द वैल्यू ऑफ द आई आरएमएस एंड आई एवरेज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये एक फैक्टर होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, किसी भी चीज का हम अगर जैसे हम आपके अंदर एक फैक्टर रखते हैं कि ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये मेरा फैक्टर है, इसी तरह इसमें एक वैल्यू होती है आपकी हर डिवाइस में कि उसमें जो वैल्यू है, मतलब कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एवरेज वैल्यू करंट की, उसका एक पर्टिकुलर फैक्टर रखा गया है। इस पर्टिकुलर फैक्टर से ऊपर ये वैल्यू नहीं जाती। जैसे कि के एफ की अगर हम बात करें तो 0.1 से लेके 0.6 इसके अंदर ही इसकी वैल्यू रहती है, इसके ऊपर नहीं जाती। अगर इसके ऊपर जाएगी तो डिवाइस हमारा फ्लक्चुएट करेगा, सही से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, करंट अगर एवरेज वैल्यू ज्यादा होगी तो के एफ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपका लॉसेज, हमको सब मेनली लॉसेस को कम करते हुए और डिवाइस में करंट का फ्लो सही करना है। तो इस फैक्टर को देखा जाता है जो कि आपकी आरएमएस और आई एवरेज के रेशियो से मिलता है। और अगर हम करंट की बात करते हैं, वोल्टेज को भी इसी तरह चेक किया जाता है, तो वहां पे वी आरएमएस और वी एवरेज के थ्रू हम इसको देखते हैं फॉर्म फैक्टर को। पीक फैक्टर की बात अगर हम करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू जो आपको हमको मिलती है, जो पीक वैल्यू हम लोग पता करते हैं, उस फैक्टर की बात होती है वहां पे। तो ये भी क्या होता है, रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, मैक्सिमम वोल्टेज। पीक पॉइंट पे हमको मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा था, जो हमारा ग्राफ था, उस ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ में हमको पीक पोजीशन पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है। उस मैक्सिमम वोल्टेज पे उसी फंक्शन में हम वी आरएमएस या आई आरएमएस की बात कर लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की बात कर लेते हैं। तो उसमें हमको पीक फैक्टर क्या मिलता है, मतलब उस पर्टिकुलर वेव में मैक्सिमम पॉइंट पे हमको उस फंक्शन का पीक फैक्टर क्या मिलेगा, हम वो पता करते हैं। तो उसके लिए हम निकालते हैं मैक्सिमम वोल्टेज उस फंक्शन का और उस वही फंक्शन का वी आर एम एस वैल्यू। मतलब कि अगर वोल्टेज पता करना है आपको तो वी आर एम एस निकालिए। अगर आपको क्वेश्चन में वोल्टेज दिया है तो आप निकाल सकते हैं मैक्सिमम वोल्टेज से और रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू से। और अगर आपको एवरेज पता, अरे ये पता करना, करंट के थ्रू पता करना, क्वेश्चन में करंट दिया तो उसको आप मैक्सिमम करंट और आईआरएमएस की वैल्यू से निकाल देते हैं। तो यहाँ तक आपका ये सारी थोड़ी सी चीजें थी। पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर सब क्या होता है, ये मैक्सिमम एक ऐसी क्वांटिटी है जिसपे हमारा वेव फंक्शन या कोई भी करंट या वोल्टेज हमारा एक पर्टिकुलर ग्राफ पे वर्क करता है, जिससे कि उसमें फ्लक्चुएशन ना हो, डिवाइस में फ्लक्चुएशन ना हो, लॉसेस कम मिले। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे पावर फैक्टर यही काम करता है, हमारी पावर को इतना रखता है कि इस पे हमारी हर अप्लायंसेस काम कर जाएं। ठीक है, इसी तरह ये भी होते हैं पीक फैक्टर और ये फॉर्म फैक्टर, दोनों यही काम करते हैं। अब करंट और वोल्टेज की आरएमएस और एवरेज की वैल्यू को एक फैक्टर पे एक पर्टिकुलर फैक्टर पे फ्लो कर दिखाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप लोग पता ही है, F=1/T होती है, जो आपकी फ्रीक्वेंसी है F=1/T हो जाती है। अगर हम उसकी बात करते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशन की, तो इन टर्म्स ऑफ Pn/120 हो जाती है। तो यहाँ तक आपका जो बेसिक चीजें थी सारी एसी की, वो कंप्लीट हो गई हैं। इसके बाद है आपका फेज और फेज डिफरेंस, दो चीजें हैं, फेज और फेज डिफरेंस। इसके बाद ये भी देख लेते हैं, बहुत इजी होता है फेज डिफरेंस, आपको हम बताएंगे इजी होता है। जैसे कि हम देखते हैं किसी वेव फॉर्म है, जैसे यहाँ पे आप देखिएगा, तो यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है फेज, फेज क्या होता है, द फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी is defined as the divisible part of the cycle throughout which the quantity moves forward from the selected origin। मतलब कि अगर इसी इसी जगह से एक वेव जा रही है, ठीक है, ठीक है, और इसी जगह से एक और वेव जाए सेम जगह से, ठीक है, सेम जगह से जा रही है, अगर दो वेव्स अगर सेम ही जगह से जा रही है तो इनके बीच कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता, तो यहाँ पे हम सिंगल फेज बोलते हैं। मतलब कि दोनों एक ही फेज से जा रही है, एक ही पॉइंट से जा रही है, इन दोनों का वर्जिन पॉइंट सेम है। और यही चीज अगर हम क्या करें, दूसरे दूसरे ग्राफ को देख लेते हैं। इस ग्राफ को देख लीजिए, इसमें देखिए ये चीज बताया गया ना, सेम पॉइंट से जा रही है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो करंट और दोनों ही करंट का वेव है। तो देखिए पहली वाली जो है आई एम वाली वेव देखेंगे, वो भी आपकी ओ मतलब कि 0 पॉइंट से ही जा रही है। और ऐसे गई, और दूसरी वाली जो IM2 है, वो भी सेम से जा रही है और सेम पे ही कट कर रही है, सेम पॉइंट पे ही कट कर रही है, यहाँ पे आप देखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों का जो चलने का पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट वर्जिन जो है, दोनों का सेम है। तो इस वजह से यहाँ पे
इन दोनों के बीच में कोई भी फेज नहीं पाया जा रहा, फेज मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं इनके बीच में, तो इसको बोला जाएगा सिंगल फेज, या सेम सेम जगह पे ये चीजें, ये वेव क्रिएट हो रही है, बन रही है। अब फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो सेम ही चीज इसमें भी होता है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है डिफरेंस है इनके बीच। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे आप देखेंगे आई एम की वैल्यू देखिए आप, तो 0 से स्टार्ट हो रही है, और आई टू की वैल्यू आप देखेंगे दो निगेटिव टर्म की तरफ से स्टार्ट हो रही है, -1 मान लीजिए, यहाँ पे -1 से स्टार्ट हो रही है। इन दोनों की पीक वैल्यू को अगर आप देखेंगे तो इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे पड़ रही है, और इसकी पीक वैल्यू यहाँ पे पड़ रही है। तो इन दोनों की पीक वैल्यू अलग अलग पॉइंटों पे पड़ रही है। ये जो डिफरेंस आपका आएगा इन दोनों के पीक के बीच का, इन दोनों के पीक के बीच का जो डिफरेंस है आपका, और यहाँ का जो डिफरेंस है, मतलब कि इनका अगर हम वर्जिन देखेंगे तो इनके बीच कोई ना कोई एंगल आएगा, इनके बीच कोई ना कोई एंगल आएगा, इतने का डिफरेंस है, जो ये डिफरेंस है इसके बीच कोई एंगल आएगा, तो यही आपका कहलाता है फेज डिफरेंस। इनके बीच कोई एंगल आएगा क्योंकि इन दोनों का वेव स्टार्टिंग दोनों अलग अलग जगह से, और इनका मैक्सिमम और मैक्सिमम जो पीक है वो दोनों भी अलग अलग समय पे आ रहा है, अलग अलग जगह पे आ रहा है। तो ये आपका फेज डिफरेंस कहलाता है। बस इससे ज्यादा फेज में आपसे कुछ नहीं पूछेगा पेपर में। तो यहाँ पे आपका ये एसी फंडामेंटल कंप्लीट होता है। एसी फंडामेंटल में जो था वो रिपीट करा दिया, हम एक बार आप लोग अपने से खुद देख लीजिएगा। ठीक है।